अगर आप यूनिवर्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आई एम वेरी श्योर आपके मन में ऐसे सवाल ज़रूर आते होंगे कि बिग बैंग कैसे हुआ, बिग बैंग से पहले क्या था, या फिर ये यूनिवर्स का अंत है भी, या फिर ये यूनिवर्स इनफाइनाइट है। ऐसे सवाल मन में आना नॉर्मल है क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं जानते इस यूनिवर्स का नेचर क्या है। पर बड़े बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट और साइंटिस्ट भी ऐसे सवालों को चेस करते रहते हैं और करंटली जो एविडेंस है साइंटिस्ट के पास यूनिवर्स को लेकर, इस पर ही आए दिन नए नए थ्योरीज फॉर्म होती रहती है, जिसमें से कुछ थ्योरीज करंट साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड होती है और कुछ फिलॉसफी और एनालॉजी पर बेस्ड होती है। बट इसके बावजूद इवन एक्सपर्ट्स भी नहीं जानते कि यूनिवर्स का असली नेचर क्या है, और ऑब्वियस सी बात है इसलिए ये सब अलग अलग थ्योरीज बन रही है। तो पहली अजीब सी थ्योरी पर हम नजर डालेंगे जिसमें यह बताया जाता है कि कैसे हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर हो सकता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एक ब्लैक होल में एक पूरा का पूरा यूनिवर्स समाया हो सकता है। पर ये सारी थ्योरीज बताने से पहले एक छोटा सा नोट, ये सारी थ्योरीज को सच मत मानना, बस फिजिसिस्ट इन थ्योरीज को एज एन आइडिया डिस्कस करते हैं और मोस्ट ऑफ द थ्योरीज जो मैं बताने वाला हूँ फिलोसफिकल थॉट्स पर ही बेस्ड है और थोड़ी बहुत करंट साइंटिफिक एविडेंस पर एड ऑन की गई बातें हैं। तो जो ये थ्योरी है कि कैसे एक ब्लैक होल में यूनिवर्स हो सकता है, मैंने फर्स्ट टाइम इस थ्योरी के बारे में नील डीग्रास टायसन की तरफ से सुना था। Okay, so we have equations tell us what's in a black hole, but we've never tested this, just so you know. So it tells us that within a black hole, a whole new space-time can open up in the future history of this universe. And by that reasoning, we in this universe may be the other side of a black hole that lives in somebody else's universe. तो चलिए एक बार नजर डालते हैं कि ब्लैक होल में यूनिवर्स का होना इस थ्योरी में क्या वो पॉइंट्स है जिस वजह से ये थ्योरी बनी है। इसको समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा बिग बैंग के बारे में समझना होगा। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, बिग बैंग आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। इसका मतलब आज के समय हम यूनिवर्स में जो भी मैटर देखते हैं, जिनसे बड़ी बड़ी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स बनी है, स्टार्स, प्लैनेट्स, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज और गैलेक्सी के क्लस्टर्स हो गए, बिग बैंग से पहले ये सारे के सारे मटेरियल, यानी कि वो मैटर जिनसे ये सब कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स बने हैं, वो सारा का सारा मैटर बिग बैंग होने से पहले एक पॉइंट पर हाईली कंप्रेस्ड था। अब वो पॉइंट जहां पर यूनिवर्स का सारा मैटर हाईली कंप्रेस्ड था, इस चीज को सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस वर्ड को अच्छे से याद रखना, सिंगुलैरिटी, आपको आगे ये थ्योरी समझने में आसानी होगी। तो ये हो गई बिग बैंग की सिंगुलैरिटी। अब सेम ऐसे ही एक और सिंगुलैरिटी है, वो है ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एक बार कोई भी चीज चली गई फिर ब्लैक होल से बाहर आ ही नहीं सकती। अब आपको एक एग्जांपल से चौंका देने वाली बात बताता हूं। अगर मान लो हमारा अर्थ किसी कारण से ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है, वैसे तो ये होना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उस ब्लैक होल का साइज सिर्फ और सिर्फ एक अंगूर जितना होगा। यस, इतना बड़ा अर्थ का सारा मैटर इतना हाईली कंप्रेस्ड हो जाएगा कि वो इतने छोटे से सिंगुलैरिटी में समा जाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ब्लैक होल्स का ग्रेविटेशनल पुल कितना ज्यादा होता है। तो अब तक मैंने आपको बिग बैंग की सिंगुलैरिटी और ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी, इन दोनों के बारे में समझाया। जब आप इन दोनों सिंगुलैरिटीज को समझ गए हो, अभी आपको ये थ्योरी समझने में आसानी होगी कि ब्लैक होल के अंदर एक यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। तो देखो, हमारे यूनिवर्स के फॉर्म होने से पहले जो सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती थी, उसमें जो मैटर था भले ही हाईली कंप्रेस्ड था, एक्सट्रीम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता था तो वो मैटर ही। पर ये मैटर आया कहाँ से, ये बहुत बड़ा सवाल है जो अब तक साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट नहीं जानते। लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे बिग बैंग की सिंगुलैरिटी का मैटर एक ब्लैक होल से आया है जो दूसरे किसी और यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। वो सब तो ठीक है, अगर सारा का सारा मैटर एक ब्लैक होल से सिंगुलैरिटी के फॉर्म में एक यूनिवर्स को जन्म दे पाया है, फिर ये सिंगुलैरिटी एक्सपैंड कैसे होने लगी। आपने कभी ना कभी व्हाइट होल्स के बारे में सुना होगा। ये ब्लैक होल्स के कंप्लीटली ऑपोजिट होते हैं। अब तक व्हाइट होल्स का वजूद पूरे यूनिवर्स में हमें कहीं नहीं मिला है, पर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हो सकता है बिग बैंग व्हाइट होल के थ्रू ही एक्सपैंड होने लगा हो। जी हाँ, जो सिंगुलैरिटी का मैटर एक्सपैंड होने लगा था, व्हाइट होल के थ्रू ही बाहर आया है एक दूसरे ब्लैक होल से। ये थ्योरी सिंपली इसी चीज की तरफ इशारा करती है कि ब्लैक होल के अंदर एक यूनिवर्स हो सकता है और फिर उस यूनिवर्स के अंदर भी और ब्लैक होल्स हो सकते हैं जिसमें और यूनिवर्सेस होंगे। अगर ये थ्योरी वाकई में सच है तो फिर मल्टीवर्स और व्हाइट होल्स, ये दोनों थ्योरीज भी सच हो जाएगी। अब इस थ्योरी के साथ मैं आपको एक नोट देना चाहूंगा। मॉडर्न साइंस और मॉडर्न फिजिक्स आज भी सिंगुलैरिटीज के बारे में काफी कम जानती है।
सो एग्जैक्टली ये कहना मुश्किल है कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में क्या हो सकता है, और ये थ्योरी वाइडली साइंटिफिकली एक्सेप्टेड थ्योरी भी नहीं है। पर हाँ, ये बात जरूर है, फिजिसिस्ट ने ही इस थ्योरी को सामने रखा है। अगर आप इस थ्योरी को और भी अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, आप अपनी भी रिसर्च कर सकते हो। आई एम श्योर इस थ्योरी को सुनने के बाद आपका सर चकरा रहा होगा, पर ये तो बस हमारे वीडियो की पहली थ्योरी है। नेक्स्ट थ्योरी इससे भी ज्यादा वियर्ड है और आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। वो है शायद हमारा यूनिवर्स एक कॉन्शियस ब्रेन हो सकता है। जैसे सेम हमारा ब्रेन एकदम परफेक्टली समय के साथ साथ इवॉल्व होता है, हो सकता है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स भी किसी लिविंग बीइंग का एक सिस्टमैटिक इवॉल्व हुआ ब्रेन हो। ये थ्योरी बस इसलिए ही बनी है, जिस तरह से हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, जो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है और जो यूनिवर्स का एक बड़े स्केल पर जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से सब ऑर्गेनाइज्ड है, वो ह्यूमन ब्रेन से काफी मिलता जुलता है। देखिए, ये है हमारे ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क और न्यूरल पाथवेज। हमारे ह्यूमन ब्रेन में लगभग 100 बिलियन न्यूरल पाथवेज हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर कंफर्म नहीं है। न्यूरल पाथवेज का बेसिक काम है इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाना। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने आंखों से देख रहे हो, वो इंफॉर्मेशन न्यूरल पाथवेज के थ्रू ही आपके ब्रेन तक पास ऑन होती है, फिर आपको वो इमेज दिखाई देती है। आप किसी चीज को टच कर रहे हो, वो चीज ठंडी है या गर्म, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी न्यूरल नेटवर्क के थ्रू ही पास ऑन होती है ब्रेन तक। और अगर आप कोई नई चीज सीखते हो या कोई न्यू स्किल, तो एकदम नए न्यूरल पाथवेज भी आपके ब्रेन में फॉर्म होते रहते हैं। ये न्यूरल पाथवेज के बारे में आपको बताने का मेरा मकसद ये था कि कुछ ऐसी ही सिमिलर चीज भी हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। वो है गैलेक्सीज के क्लस्टर्स, जो मिलके यूनिवर्स में एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, नोन एज कॉस्मिक वेब। अब यही वो बड़ा सा कॉस्मिक स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज के साथ काफी मिलता जुलता है। और इसके साथ साथ अगर हम ब्रेन और यूनिवर्स का डेवलपमेंट देखें तो वो भी काफी सिमिलर है। हमारा ब्रेन फॉर्म होने की शुरुआत बस एक सिंगल सेल से होती है, फिर धीरे धीरे ये एक सिंगल सेल मल्टी सेलुलर सेल बन जाते हैं, फिर आगे चल के न्यूरॉन्स बनते हैं और यही न्यूरॉन्स से न्यूरल पाथवेज फॉर्म होते हैं। ये मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में बताया है, काफ़ी सिंपल में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैंने काफ़ी सारे ब्रेन डेवलपमेंट के स्टेजेस को स्किप किया है। अगर मैं डिटेल में पूरा ब्रेन डेवलपमेंट का प्रोसेस बताऊंगा तो आपको समझने के लिए काफ़ी बायोलॉजिकल हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। पर मैं ये बताना चाह रहा था कि ब्रेन कैसे एक सिंगल सेल से बनना चालू होता है और धीरे धीरे करके जब एक ब्रेन बड़ा होता है तो ब्रेन एक कितना कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम बन जाता है। अब हमारे यूनिवर्स का भी सेम ऐसा ही है, बस शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई थी, फिर धीरे धीरे गैलेक्सीज फॉर्म हुए, उन गैलेक्सीज में स्टार्स और प्लैनेट्स बने, गैलेक्सी के बड़े बड़े से स्ट्रक्चर्स बनने लगे और फिर ये यूनिवर्स एक बड़ा सा कॉस्मिक वेब का स्ट्रक्चर बन गया। सो ब्रेन और यूनिवर्स की शुरुआत एक छोटे से पॉइंट से होती है, पर आगे चलते चलते ये दोनों एक काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाते हैं। देखो, मुझे पता है कि ये थ्योरी काफी अपसर्ड साउंड करती है, जस्ट बिकॉज हमें हमारे न्यूरल पाथवेज और कॉस्मिक वेब में सिमिलैरिटी नजर आई, इसके बेसिस पर हमने ये थ्योरी बना दी। बट मैं एक दूसरी बात से 100% एग्री करता हूँ कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सिर्फ कॉस्मिक वेब तक ही सीमित नहीं होगा। इट इज़ 100% श्योर कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी कुछ एक बड़ा स्ट्रक्चर होगा, जिसका हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे सेम हमारा ब्रेन भी सिर्फ ब्रेन तक ही सीमित नहीं है, ब्रेन एक पूरे बॉडी का हिस्सा है। लेकिन ये कहना कि शायद यूनिवर्स एक ब्रेन हो सकता है, इन माय ओपिनियन ये बस एक एनालॉजी है और फिलोसॉफिकल थॉट है। ये थ्योरी मार्केट में इतनी ज़्यादा पॉपुलर सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि आपने जैसे कि जाना, हमारे ब्रेन और यूनिवर्स में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं। आप जान के चौंक जाओगे, मेरे मन में एक थॉट आ रहा था कि इस थ्योरी पर रिसर्च करते वक्त कि शायद हमारा यूनिवर्स एक बड़े से प्लांट का सीड भी हो सकता है। देखिए, मैं आपको सिमिलैरिटीज भी बताता हूँ। जो पेड़ होते हैं उनकी इतनी बड़ी बड़ी जड़ें होती है जमीन में फैली हुई, वो कहाँ से आती है? बस एक छोटे से सीड से। अब सेम हमारे यूनिवर्स का एग्जाम्पल भी आ गया कि इतने छोटे बिग बैंग से इतना बड़ा यूनिवर्स एक्सपैंड होने लगा। अब मैं आपको ये प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा ब्रेन डिज़ाइन ही इस तरह से है, वो कहीं भी सिमिलैरिटीज देखने लगता है। साइकोलॉजी में इस चीज़ को एनालॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। फिर मैंने इंटरनेट पर जब इस थॉट के बारे में सर्च किया कि क्या यूनिवर्स एक प्लांट का सीड हो सकता है, मुझे पता लगा कि सिर्फ ये मेरे अकेले का ही थॉट नहीं है। इस टॉपिक पर ऑलरेडी कई लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज बना ली है। ये यूनिवर्स है ही इतना कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में हम काफ़ी कम जानते हैं, इसलिए आए दिन नई नई थ्योरीज बनते जाती है और जो थ्योरी सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग साउंड करती है वो इंटरनेट पर पॉपुलर हो जाती है।